तो किस किस में ज्ञान प्राप्त करने की हिम्मत, इच्छा, जज्बा और जिद बाकी है? तो फिर बात शुरू करते हैं। अच्छा, छोटा सा परिचय दे देता हूं। कहाँ लगाना, लगा दीजिए। नाम है संजीव शर्मा। पैदाइश है हिमालय के एक छोटे से गांव की। हमारे गांव में सिर्फ 15 घर हैं। सारा ब्राह्मणों का गांव है। तो हमारे परिवार में हम 9 भाई 4 बहनें, सब एक ही। मैं भाइयों में सबसे छोटा हूं और मेरे पिताजी ने सारी उम्र मजदूरी की। जब भाखड़ा डैम बन रहा था तो उसमें वो मजदूरी करते थे। फिर पंजाब में शिफ्ट हुए। हमारा परिवार हिमाचल से रोजगार की तलाश में, उस समय पंजाब ही था जब वो गए, क्योंकि आपको मालूम है कभी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल एक ही था। क्या आपको मालूम है कि भारत के का जो डिवीजन हुआ, भाग हुआ, वो भारत का नहीं हुआ, वो केवल बंगाल और पंजाब का हुआ। क्या आपको मालूम है वो जानबूझ के प्लान करके किया गया था कि भारत में अगर लड़ने वाले लोग हैं तो वो कहाँ हैं? या तो बंगाली हैं या वो, और जब मैं कहता हूं पंजाबी तो उसका मतलब सरदार नहीं है, क्योंकि पंजाब में हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी हैं और सभी एक ही तरह के हैं। ठीक है, कुछ पगड़ी बांध देते हैं, कुछ चोटी लगा लेते हैं, परंतु जज्बा सबका एक सा है। तो उस लड़ने वाली कौम को डिवाइड किया जाए, इसलिए पंजाब को टुकड़ों में तोड़ा गया। पहले पंजाब और पाकिस्तान, तो आधा पूरा जो 90% पंजाब था वो कहाँ गया? पाकिस्तान में। जो सबसे उपजाऊ पंजाब था वो कहाँ गया? पाकिस्तान में। क्योंकि पंजाब 5 नदियों का देश था। मैं कहानी शुरू कर रहा हूं कि हमारे देश के साथ क्या हुआ और किस किस पद्धति से हुआ, फिर हम थोड़े थोड़े बिंदुओं को जोड़ेंगे। तो पहले पंजाब को पाकिस्तान के बीच में तोड़ा गया। फिर पंजाब को कितने भागों में तोड़ा गया? जो इंडिया का पंजाब था उसको इंडिया के अंदर ही तोड़ा गया। पहला भाग पंजाब, दूसरा हरियाणा और तीसरा हिमाचल प्रदेश। और जब तोड़ा गया तो तोड़ने के बाद उनके बीच में जो बैर विवाद सॉल्व हो गए या जिंदा रखे गए? कभी भाषा के नाम पे, कभी पानी के नाम पे, कभी संस्कृति के नाम पे, कभी एमएसपी के नाम पे और कभी राजधानी के नाम पे। तो तीनों के लिए राजधानी बनाएगी। पहले राजधानी शिमला हुआ करती थी, लाहौर हुआ करती थी। लाहौर से शिफ्ट की शिमला में, फिर शिमला से शिफ्ट की चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ बनाया और आज तक फैसला नहीं किया कि चंडीगढ़ पंजाब का है, हरियाणा का है या हिमाचल का। फिर हिमाचल वालों ने हिम्मत करके शिमला को शिफ्ट किया, ठीक है, और हरियाणा आज तक हिम्मत नहीं कर पाया और चंडीगढ़ बीच में लटकता रहता है। तो भारत की जो षड्यंत्र है वो अकेला अंग्रेजों ने नहीं किया, भारतीयों ने भी एक दूसरे के साथ षड्यंत्र किया। क्योंकि षड्यंत्र क्या होता है? जो शासक वर्ग है वो, शासन का मतलब होता है व्यवस्था देना। शासन का मतलब होता है व्यवस्था देना। ये शाब्दिक अर्थ है, इसका वास्तविक अर्थ ये नहीं है। शासन का मतलब जो आज है उसका अर्थ है अव्यवस्था बनाए रखना, गरीबी बनाए रखना, विवाद बनाए रखना, समस्याएं बनाए रखना, बेरोजगारी बनाए रखना, भेदभाव बनाए रखना, अमीर गरीब में बैर बनाए रखना,
राइट, और मन मुटाव को बनाए रखना, क्योंकि जब तक आपके बीच में बैर नहीं रहेगा, भेदभाव नहीं रहेगा, समस्या नहीं रहेगी, तब तक आप अलग एक होने की सोचोगे भी नहीं। तो भारत के देश के लोग अलग अलग सूबे में, अलग अलग भाषा में, अलग अलग प्रांत में, अलग अलग जाति में, अलग अलग संप्रदाय में बटे रहे, ये अंग्रेजों की नीति थी। इस नीति को आज़ाद भारत के जो पहले शासक हुए और अभी तक के शासक हैं, उन्होंने वह दस्तूर वैसे ही बनाए रखा है, बांटो और राज करो। तो हम अंग्रेजों के द्वारा भी बांटे गए और हम आज भी बांटे जा रहे हैं, राइट। तो उस नीति से भारत को लूटा गया। तो आज मेरा आपसे बात करने का मुद्दा है कि कैसे भारत इंडिया बना। तो इतिहास में चलते हैं, थोड़ी सी इतिहास की बातें करते हैं कि कैसे भारत इंडिया बना। तो दोनों में फर्क है या एक ही है? हेलो, तो तीन शब्द हैं, एक है देश, एक है राष्ट्र, एक है संस्कृति। संस्कृति, संस्कृति, कल्चर। जब हम बोलते हैं इंडिया, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? देश की बात कर रहे हैं, राष्ट्र की बात कर रहे हैं, या संस्कृति की बात कर रहे हैं? देश, संस्कृति की नहीं। इंडिया इज नॉट ए संस्कृति। इंडिया में कोई संस्कृति नहीं है, क्योंकि इंडिया देश का एक संविधान है, उसका एक कानून है, उसमें पार्टी सिस्टम चलता है, वो एक लोकतंत्र है, वगैरह 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 वगैरह। यही बातें होंगी, हाँ के ना? तो एक राजनीतिक संस्था और व्यवस्था का नाम इंडिया है, जिसका जन्म 1947 को हुआ था। तो देश क्या है? इंडिया। और इंडिया क्या है? एक राजनीतिक व्यवस्था को कहते हैं। अब जब हम कहते हैं राष्ट्र, तो राष्ट्र क्या है? भारत। तो राष्ट्र में क्या क्या आएगा? संस्कृति समाविष्ट, भाषा आएगी, संस्कृति आएगी, खान पान आएगा, धर्म आएगा। संस्कृति में इस भूखंड के लोग जो अनंत तरह के भाषा के, खान के, पान के, रहन सहन के अंतर के साथ रहते हुए भी किन अर्थों में एक है। हेलो, कि हमारा अगर आप पंजाबी को, हिमाचली को देखोगे और मराठा को देखोगे, वो देखने में हमेशा अलग दिखेंगे। मेरी आंखों का रंग भूरा ही दिखेगा भाई, मेरा रंग गोरा ही दिखेगा। तो मैं गोरा हूं, मैं कोई बेहतर नस्ल का आदमी नहीं हूं। मैं गोरा हूं क्योंकि मैं उस प्रदेश में रहता हूं जहां टेम्परेचर -12 डिग्री से लेके 40 डिग्री 45 डिग्री तक जाता है। तो हम एक्सट्रीम ठंड और एक्सट्रीम गर्मी दोनों देखते हैं। हम बर्फ भी देखते हैं, जो आप में से अगर आपको प्रवास ना किया हो, आपने कभी नहीं देखनी थी, राइट? वो हम नॉर्मल देखते हैं। तो मेरी शरीर में ठंड और गर्मी दोनों को ऑब्जॉर्व करने के लिए वैसी पिगमेंटेशन होनी चाहिए, उसके लिए मेरा रंग गोरा है, राइट? उस समय जब बर्फ पड़ती है तो बर्फ पड़ते सूरज की रोशनी जैसी होती है। अगर मैं ऐसे आंख करके देखूंगा तो मेरी आंख ठीक से काम नहीं कर पाएगी। तो भूरी आंखें क्या होती हैं कि दोनों तरह के वातावरण को सहन कर सकती हैं, इसलिए मेरा रंग ऐसा है, राइट? उसी तरीके से आपकी भी विशेषता है, उसी तरह से खान पान की विशेषता है, उसी तरह से वनस्पति में विशेषता है, उसी तरह से पानी में विशेषता है, राइट?
तो अगर आप हिमाचल जाओगे तो हिमाचल का पानी आप पी लोगे, स्वाद में तो अमृत होगा, पर रात को आपको हो जाएगा लूज मोशन अगर आप हिमाचल की नदियों का पानी पी लो, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा प्योर मिनरल्स हैं, आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। इसलिए आपको जब भी प्रवास करने जाना हो तो या तो बिस्लेरी का पानी पियो, अगर नहीं पी पाते तो सेब खाओ, तो ही आप उसके वातावरण को सहन कर पाओगे। पर मेरा सवाल यह था कि इतनी विविधताओं के बावजूद भी हमारे देश में कौन सी वस्तु है जो कॉमन है, जो हर व्यक्ति को जोड़ती है? इंसानियत और हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं। तो हम में से कितने लोग राम को जानते हैं? सब जानते हैं। कितने लोग हैं जो कबीर को जानते हैं? सब जानते हैं। अकेले राम को नहीं, कबीर को भी जानते हैं। कितने लोग नानक को जानते हैं? सब लोग जानते हैं। कितने लोग मीरा को जानते हैं? सब जानते हैं। ठीक है। कितने लोग शिवाजी को जानते हैं? सब जानते हैं। यानी हमारे महापुरुष, हमारे दिव्य पुरुष, हमारी देवियां, हमारे देवता, हमारे ग्रंथ, हमारा साहित्य एक है। हाँ के ना? हाँ के ना? और हमारे त्योहारों के पीछे की जो मान्यताएं हैं वो एक हैं। तो इस व्यवहार से हम हमारे बीच में जो जुड़ाव की कड़ियां हैं वो हमारी संस्कृति है, जो हमको एक राष्ट्र बनाती है। और वो जो जुड़ाव की कड़ियां हैं वो अफगानिस्तान से लेके श्रीलंका और यहां कंबोडिया तक, सुमात्रा तक, बर्मा तक एक सी, और ऊपर तिब्बत से लेके चाइना तक, और एक सी कॉमन जो सेतु हैं वो मिलते हैं, जो हमको एक राष्ट्र बनाते हैं। तो एक तरफ तो जब हम राष्ट्र की बात करेंगे तो हम भारत की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, और जब इंडिया की बात करते हैं तो हम पॉलिटिकल बात करते हैं, राइट? तो हमें तवज्जो, जब सुरक्षा का मामला हो, जब सुरक्षा का मामला हो तो कौन महत्वपूर्ण होगा? सुरक्षा का मामला हो, कानून की सुरक्षा, सीमाओं की सुरक्षा, आर्मी की सुरक्षा, आक्रमण से सुरक्षा, तो किसकी बात करनी पड़ेगी? और एक दूसरे के से सुरक्षा, क्योंकि हमें एक दूसरे से भी तो बचना पड़ता है। हम कौन सा भगवान हो गए कि हम में राग द्वेष नहीं है, कि हमें गुस्सा नहीं आता, कि हमको लड़ना नहीं आता? तो हम भी एक दूसरे से लड़ सकते हैं। तो हम एक दूसरे के साथ और अपने दूसरे पड़ोसियों के साथ सुरक्षा और संयम से जी सकें, तो उसलिए जिन व्यवस्थाओं को हमने गढ़ा उसकी रक्षा के लिए देश की जरूरत होती है, इसलिए आर्मी की जरूरत होती है। संस्कृति की रक्षा के लिए आर्मी नहीं हुआ करती, होती है? संस्कृति की रक्षा के लिए आर्मी नहीं हुआ करती। संस्कृति की रक्षा के लिए हमारा दर्शन होता है, संविधान नहीं हुआ करते। संविधान क्या है? एक दंड नीति है। दंड नीति क्या है? हम एक दूसरे के साथ कैसे जी सके, न्यायपूर्वक तरीके से जी सके, इसलिए हमने एक संविधान बनाया है। और संविधान समय के अनुसार, जरूरत के मुताबिक बदलते रहेंगे और आगे भी बदलेंगे, राइट? परंतु जो संस्कृति है वो हमारे चिर इतिहास से जो तत्व हैं, जो मूल्य हैं, जो भावनाएं हैं, जो हमारा असंख्य काल से जो संचित ज्ञान है, मानवता का जो संचित ज्ञान है, उसमें जो भी सकारात्मक है, जो भी जीने लायक है, अपने साथ, प्रकृति, परिवार के साथ, समाज के साथ और प्रकृति के साथ कैसे जीना है,
उन मूल्यों का नाम, उन मूल्यों की समझ, उन मूल्यों को अपने तीज त्योहार में जीना, उन मूल्यों को अपने संस्कृति में उतारना, उन मूल्यों को अपने व्यवहार में उतारना, उसका नाम संस्कृति है। और उसकी जो गहरी समझ है वही राष्ट्र है। मैं राष्ट्र और देश की बात क्यों कर रहा हूं? एनीवन? क्यों कर रहा हूं? मैं इससे पहले आईएएस आईपीएस को पढ़ाता था। गुजरात में कुछ 13-14 आईएएस बनाने के, आईएएस आईपीएस बनाने के, जज वज बनाने के ट्रेनिंग सेंटर थे। उनके मैं 14 एक सेंटर का मैं डायरेक्टर था, राइट? तो मैंने ये समझा, ये जो बात मैं आपसे कर रहा हूं ये उनको भी समझ में नहीं आता। वो भी क्या करते हैं, राष्ट्रीयता को देश के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं। राष्ट्र अल्पकालिक, ये जो देश हैं ये अल्पकालिक हुआ करते हैं। हर 50 साल में ये देशों की जो सीमाएं हैं बदला करती हैं। हाँ के ना? हाँ के ना? परंतु राष्ट्रीयता और संस्कृति वो इतनी जल्दी नहीं, वो भी बदलती है परंतु वो इतनी जल्दी नहीं बदलती। तो राष्ट्रीयता, जो भारत की जो राष्ट्रीयता है वो सांझी विरासत को कहते हैं। सिंपल, जो हमारी सांझी विरासत है वो कहते हैं। मैं थोड़ा सा संस्कृति से आगे बढ़ूंगा, फिर मैं राष्ट्रीयता, फिर मैं मुद्दों के ऊपर आता हूं। पूरी की पूरी दुनिया में भारत को किस दृष्टि से देखा जाए आज, और हम अपने आप को किस दृष्टि से देखें, यह समझने की जरूरत है। हम, अंग्रेजों ने तो हमको सपेरों का देश बना के प्रचारित कर दिया, छोड़ कुछ नहीं दिया उन्होंने, आज भी नहीं छोड़ा है। आपको, आप में से कितनों को लगता है कि अंग्रेजों ने भारत को आजाद करके छोड़ दिया है? आप में से किसी को यह गलतफहमी है कि आप आजाद हो गए और आपको अंग्रेजों ने छोड़ दिया है? हेलो हेलो, पकड़ के रखा है। आप में से किसी को यह गलतफहमी है कि अंग्रेजों ने भारत का शोषण बंद कर दिया है? राजीव दीक्षित जी ने एक बार आकलन किया और उसको अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने कहा कि अंग्रेजों ने भारत के ऊपर लगभग 300-325 से साल से ज्यादा, पहले कंपनी का राज, फिर रानी का राज, 90 साल रानी का और 100-150 साल से ज्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पे राज रहा। पहले मक्का वालों का रहा ना राज। हाँ, मक्का वालों का, उस पर भी आता हूं। अभी अंग्रेजों की बात कर ले, फिर मक्का वालों के भी आता हूं, क्योंकि मक्का वालों के जाएंगे फिर मक्का वालों पे बात खत्म नहीं होगी। फिर ये भी देखना पड़ेगा कि मक्का वाले आए कहां से, और फिर ये भी देखना पड़ेगा कि जिनको हम मस्जिद वाले कह रहे हैं वो कहां से आए। हेलो, और फिर ये भी देखना पड़ेगा जिनको मंदिर वाले कह रहे हैं वो कहां से आए। क्योंकि पहली सदी से पहले भारत में कोई मंदिर नहीं था, वैदिक धर्म में कोई मंदिर नहीं था, तो ये भी देखना पड़ेगा, है ना। तो प्रश्न इतने सरल नहीं है। आप में से कितने % मानते हो कि भारत में, चलो सीधी बात कर लेते हैं, और ये मंच इसीलिए जनता सरकार मोर्चे का है कि इन प्रश्नों को सीधा बात करने का, अगर हम आपस में बैठ के इसकी चर्चा नहीं करेंगे तो इसकी चर्चा मीडिया में या पॉलिटिकल मंचों से होगी, तो वही होगा जो इस समय भारत के साथ हो रहा है। चलिए, मक्का वाले का प्रश्न आ गया तो मैं आपसे पूछता हूं, भारत में जितने मुसलमान इस समय इंडिया में हैं उनमें से कितने बाहर से आए? हेलो, मिनिमम 1 यहीं के ही है सब, सब यहीं के, पूरे भारत की, बाहर से कोई नहीं है।
सब यही है, 1.5% हो, आधा % भी नहीं आए, 1 या 2%। आधा % भी नहीं आए। सब यहीं के हैं, खून यही का है। यहीं का है, पैदाइश यहीं की है, राइट। तो जितने बुद्धिस्ट हैं वो कहां से आए, जितने जैनी हैं कहां से आए, सब यही, और जितने पारसी आए वो 12। बाहर से कितने आए, केवल 25 परिवार, आज 50,000 हैं, और भारत की 20% वेल्थ के मालिक हैं। आए कितने हैं, सिर्फ 25 परिवार। जब खाली जैनों के बारे में ऐसा लिखा है, वो भारतीय नहीं है, ऐसा संविधान में लिखा उनके बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। तो भारत में अलग अलग देश जाति संप्रदाय के लोग हैं, परंतु अभी हमें क्या है, भिन्नता को पहचानना है या समानता को पहचानना है। तो राष्ट्रीय भिन्नता के लिए है, भिन्नता देखना राष्ट्रीयता है या समानता देखना राष्ट्रीयता है। तो हमें पहले आपस में समानता देखनी है या भिन्नता देखनी है। अगर भिन्नता देखेंगे, अच्छा भिन्नता देखना किसका काम है, जोड़ने वालों का या तोड़ने वालों का, और तोड़ने वाला तोड़ने का काम किसका है, हेलो, सरकारों का, पॉलिटिशियंस का। तो हम जब डिस्कोर्स कर रहे हैं तो हम पॉलिटिकल डिस्कोर्स कर रहे हैं या सांस्कृतिक डिस्कोर्स कर रहे हैं। तो सांस्कृतिक डिस्कोर्स का पहली भाषा क्या होगी, कॉमन क्या है, भिन्नता नहीं, कॉमन क्या है। तो संस्कृति में कॉमन देखा जाता है, भिन्नता नहीं देखी जाती। हमें, क्योंकि संस्कृति का मूल हेतु है कि हमें खुद के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ और प्रकृति के साथ कैसे जीना है, इसके जो मूल दिशा सूचक हैं, मूल्य है, नीति है, कूटनीति नहीं, नीति का नाम राष्ट्र है, कूटनीति का नाम देश है। तो नीति और कूटनीति के बीच में भाग करना पड़ेगा। अच्छा, लड़ने के लिए क्या चाहिए, जीतने हारने के लिए क्या चाहिए, नीति या कूटनीति, कूटनीति। परंतु जीने के लिए क्या चाहिए, नीति। कूटनीति कितने % जरूरी है, हेलो, जरूरी है वो भी, कितने % जरूरी है कूटनीति, 1%। क्योंकि हमारे पास तलवार होनी चाहिए आत्मरक्षा के लिए, पर तलवार को आप खा नहीं सकते, तलवार को आप पहन नहीं सकते, तलवार के साथ आप सो नहीं सकते। यस और नो, यस और नो। तलवार ढोनी पड़ती है। जीने के लिए हमें कैसे जीना है एक दूसरे के साथ, अपने साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ, उनको पहले स्पष्ट करना जरूरी है। तो हमारा जितना भी साहित्य है, वेद हैं, उपनिषद हैं, गीता है, पुराण है, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, नीति ग्रंथ हैं, साहित्य ग्रंथ हैं, वो सारे के सारे नीति के ग्रंथ हैं या कूटनीति के ग्रंथ हैं, हेलो। तो हम चाणक्य नीति बोलते हैं या चाणक्य कूटनीति बोलते हैं, हेलो। तो नीति, तो हमारे जो शास्त्र है वो नीति का ही संदेश देते हैं। एग्जाम्पल, कौरवों और पांडवों की सेनाएं लड़ रही हैं, मोटा मोटा उस समय के विश्व के जितने राष्ट्र थे, जितने राज्य थे, वो सब मिलके एक विश्व युद्ध लड़ रहे थे, जिसको हम भारत कह रहे हैं। यानी कभी ऐसा भी समय था जब संपूर्ण राष्ट्र विश्व को हम एक धरा, एक भूमि, एक मानवता मानते थे, यही है ना।
और जब वो सारे के सारे जो राजा हैं, सारे के सारे राष्ट्र हैं, एक दूसरे के साथ समन्वय से, नीति से नहीं जी पा रहे थे, तो अंत में वो युद्ध के लिए इकट्ठे हुए। तब युद्ध में इकट्ठे हुए तो वो पहले क्या करते हैं, आते ही टूट पड़े एक दूसरे के ऊपर। क्या किया उन्होंने? हेलो, अरे भाई, उन्होंने पहले कूटनीति तय की या नीति तय की? नीति में पहली नीति क्या थी? कितने बजे युद्ध शुरू होगा और कितने बजे युद्ध विराम होगा। यस और नो? राइट। किस पे आक्रमण करना है, किस पे आक्रमण नहीं करना। तो रथी के साथ रथी, महारथी के साथ महारथी, हाथी के साथ हाथी, पैदल सेना के साथ पैदल सेना, और घुड़सवार के साथ घुड़सवार लड़ेगा। अगर गदा वाला बहुत बलवान भी हो, उसके सामने अर्जुन खड़ा होगा, तो अर्जुन क्या करेगा उसके साथ? हाँ, उस गधे का गधा बना देगा, वो हरा देगा उसको। यस और नो? तो यह भी कहा गया कि कौन से शस्त्रों का इस्तेमाल करना है और कौन से शस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना। रात्रि को युद्ध नहीं करना, घायल सैनिक के ऊपर वार नहीं करना, और अंत में उसका उपचार भी करना है। वो भी नीति है। यानी विश्व युद्ध भी लड़ा जा रहा है और नीति के साथ लड़ा जा रहा है, और वहां नीति टूटती भी है। रात्रि युद्ध छेड़ लेते हैं, और रात्रि युद्ध कौन करता है? वो पिशाच जो थे, वो महाभारत युद्ध में ही थे। कौन? धृतराष्ट्र के पुत्रों के का जो शिक्षक था, वो पहला पिशाच, जो कौरव और पांडवों का दोनों का गुरु था। द्रोणाचार्य के समय में रात्रि युद्ध हुआ। यस और नो? यानी नियम टूटा। परंतु जैसे ही द्रोणाचार्य का वध हो गया और कर्ण महारथी बनता है, सेनापति बनता है, वो क्या कहता है? मेरे होते नियम नहीं टूटेगा, रात्रि युद्ध नहीं होगा। तो यानी मानवता को जीना है तो बार बार नीति के पास वापस जाना पड़ेगा। तो भारत को अपनी नीति याद होनी चाहिए। परंतु ये नीति हमने इतने ज्यादा समय तक रट ली कि जब हमें कूटनीति की जरूरत पड़ी, हमें कूटनीति की याद भी नहीं आई। राइट? अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं भारत की नीति की बात करते हैं। नीति किसको कहते हैं? फिर से हम पूछ लेते हैं। स्वयं के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ और प्रकृति के साथ कैसे जीना है, उसके नियमों का नाम नीति है। भगवान ने बोला है कि कृष्ण ने बोला है कि राम ने बोला है, ये नाम बदलते रहेंगे। किसी समाज में वो माता जी के नाम पे बोले जाएंगे, किसी समाज में वो भगवान बुद्ध के नाम से बोले जाएंगे, किसी समाज में वो महावीर के नाम से बोले जाएंगे, किसी समाज में वो शिवाजी के, ठीक है, गुरु समर्थ के नाम से बोले जाएंगे। राइट? और किसी समाज में वो मोहम्मद के नाम से बोले जाएंगे, पर नियम तो एक ही है। और किसी समाज में वो अनूपदास जी के नाम से बोले जाएंगे, है ना? ऐसा ही है ना? तो इस दिशा को, इन नीति वाक्यों को फिर से समझना पड़ेगा। तो नीति वाक्यों को समझना पड़ेगा कि हमारा भारत एक सांस्कृतिक रूप से एक समाज के रूप में क्या था। अब एक शब्द आता है समाज। एनीवन? समाज का मतलब क्या है? हिंदू समाज, बौद्धिस्ट समाज, इस मुस्लिम समाज। मानव समाज क्या होता है? सभी मानव है। फिर तो अंग्रेज भी बीच में आ गए। एक जगह पर रहने वाले लोगों का समूह। तो एक जगह में तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भी साथ में रहते हैं, तो एक ऊंच हो जाता है, एक नीच हो जाता है।
एक में शादी हो सकती है, एक में शादी नहीं हो सकती, तो किस तरह से वो साथ में रह रहे हैं? एक दूसरे का शोषण भी करते हैं, राइट? एक दूसरे से संघर्ष भी करते हैं, एक दूसरे के मंदिर मस्जिद भी तोड़ते हैं, एक दूसरे को कन्वर्ट भी करते हैं, एक दूसरे की भूमि भी छीनते हैं। वो भी तो मानव ही है ना? यस और नो? तो समाज किसको कहेंगे? चलिए, समाज की छोटी सी परिभाषा केवल आपके लिए सामने रखता हूं। आप में से कितने लोग गांव से आते हैं? आप में से कितने लोगों का गांव में अभी भी कुछ बाकी है? गांव में माता पिता, रिश्तेदार, जमीन, और नहीं तो जमीन नहीं है तो आपकी कुल देवी और कुल देवता तो वहां बाकी है। यस और नो? और कईयों का इतिहास भी बाकी होगा कि हम पहले वहां से आए हैं। याद है ना? ओके। तो भारत की 100% जो प्रजा है वो ग्रामीण प्रजा है, क्योंकि आज भी जितने भी लोग शहर में बैठे हैं ये मैक्सिमम 2 या 3 पीढ़ी के लोग हैं जो शहर में आए हैं, उससे पहले ये सारे के सारे गांव के हैं। तो मैं गांव के समाज की बात करता हूं। जिसको हम शहर कहते हैं ये कोई समाज नहीं है, ये कॉलोनी है। इसलिए इसमें से समाज के गुण ढूंढने जाओगे तो वो मिलेंगे नहीं। तो अगर समाज को परिभाषित करना है वो गांव से होगा। तो गांव में समाज का अर्थ होता है जहां 36 बिरादरी, 18 वर्ण, 72 कलाओं के जानकार एक साथ समन्वय से रहते हैं, वो समाज होता है। मेरी बात समझ में आई? समाज की परिभाषा क्या है? जहां 36 बिरादरी, 18 वर्ण, 72 कला, और जिनको शास्त्रीय शब्दों में 4 वर्ण कह दिया जाता है, यही 4 वर्ण जब थोड़े फैलाए जाते हैं तो ये 18 निकलते हैं। इनको थोड़ा और सूक्ष्मता से फैलाते हैं तो ये 36 निकलते हैं। उनको और थोड़ा फैलाया जाता है तो ये 72 निकलते हैं। कला के रूप में ये 72 निकलते हैं, बिरादरी के रूप में ये 36 निकलते हैं, वर्ण के रूप में ये 18 निकलते हैं, और वो उपनिषदिक व्याख्या के रूप में मोटी मोटी कैटेगरी में 4 निकलते हैं। ये चारों अगर साथ में रहते हैं समन्वय के साथ तो समाज है। इसमें से एक की भी कमी है तो वो समाज नहीं बनता। मैं अपने गांव से मैं जानता हूं, हमारा गांव तकरीबन 150 साल पहले बसा था। हमारे गांव में एक भी, सारे के सारे केवल ब्राह्मण। तो मुझसे पूछते हो कि तुम्हारी जाति क्या है? मैं कहता हूं ब्राह्मण। गोत्र क्या है? मैं कहता हूं विशिष्ट। काम क्या करते हो? मैं क्या किसान। क्योंकि हमारे गांव में तो गांव में किसानी किसको करनी पड़ेगी? किसान को। अच्छा, तो मेरे पिताजी क्या काम करते थे? वो प्लम्बर थे। प्लम्बर थे वो। प्लम्बर का मतलब वो ट्यूबवेल भी लगाते थे, वो बोरिंग भी करते थे, वो पानी की व्यवस्था भी करते थे। तो वर्ण के रूप में मैं क्या हूं? ब्राह्मण। क्या यानी वर्ण के रूप में मैं ब्राह्मण हूं, राइट? समुदाय के रूप में क्या हूं? किसान, राइट? जाति कर्म यानी प्रोफेशन के रूप में क्या हूं? किसान। और कला के रूप में क्या हूं? प्लम्बर। यस और नो? तो हमारे ही गांव में एक दूसरा जो बाजू वाला परिवार है वो सेना में जाके भर्ती हो गया तो वो क्षत्रिय हो गया, राइट? हमारे गांव में एक व्यक्ति था जो कोई भी त्योहार आ जाता था
तो गांव में तो त्योहार सबसे महत्वपूर्ण होता है। और गांव में क्या होता है कि किसी के जन्मदिन हो या शादी हो तो पूरे गांव को खाना खिलाया जाता था। क्या क्या ये रिवायत आज भी नहीं है कि गांव में जब कोई त्योहार होगा तो सबको खाना खिलाया जाएगा और उसमें हर व्यक्ति को आमंत्रित किया जाएगा? यस और नो? होता था ना? तो हम सबको करते थे। अच्छा, खाना कौन बनाता था? बावर्ची। यानी कौन से? ध्यान से, अभी मैं बताता हूं। राज पुरोहित बनाता था खाना, ब्राह्मण खाना बनाता था। मालूम है आपको? तो जो राज पुरोहित है उसका काम होता था खाना बनाना, और परोसना किसका काम था? वो भी उसी का था। तो बड़े परिवारों में, राजाओं के परिवारों में जो उनका खानसामा होता था, जो उनका रसोइया होता था, वो कौन होता था? वो राज पुरोहित होता था, वो ब्राह्मण होता था। इसलिए जब वो खाना परोसता था तो पहले वो देखता था कि शुद्धि है, शुचिता है कि नहीं है। तो पहले उस पुरोहित का, उस रसोइये का पूजन होता था। यानी मेरे अंदर जो अनाज जाएगा वो भौतिक रूप से भी शुद्ध होना चाहिए, वो भावनात्मक रूप से भी शुद्ध होना चाहिए, वो सैद्धांतिक रूप से भी शुद्ध होना चाहिए। और जिस व्यक्ति को इसका पूरा ज्ञान है वही रसोइया बनने के लायक है। और आज आपको शायद नहीं पता, नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा जो रसोइये हैं वो हिमाचल के हैं। और वो जाति के कौन है? ब्राह्मण है। तो ये जितनी मोटी मोटी अर्थों में किताबों में लिख दिया गया है ना, वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो समाज क्या है? फिर से कह रहा हूं, शास्त्रीय रूप में 4 वर्ण, व्याख्या में 18 वर्ण, विरादरी में 36 वर्ण, और कला में 72 कला। एक भी कला का व्यक्ति अगर गांव में नहीं है वो गांव पूर्ण नहीं होता था। मान लीजिए आपके गांव में लोहार नहीं है तो किसान क्या करेगा? क्षत्रिय क्या करेगा? किसान क्या करेगा? और जो कड़िया है वो क्या करेगा? और जो मोची है वो क्या करेगा? सभी चाहिए, सबको चाहिए। यस और नो? अगर गांव में मोची नहीं है तो क्या होगा? चमार नहीं है तो क्या होगा? तो आपको याद होगा कि जब पुराने जमाने में किसी गांव में किसी एक विरादरी या कला के व्यक्ति नहीं होता था तो हम क्या लूटने जाते थे? उनको चढ़ाई करते थे, चलो पूरे के पूरे इकट्ठे हो। स्त्रियों को तो चलो लूट लेके आते थे, पर कलाकार को क्या करते थे? कैसा सम्मान? हेलो, पूरा गांव के जो मूल प्रतिनिधि है वो इकट्ठे होकर उस गांव में जाते थे और उस गांव से आमंत्रण करते थे, उस पूरे समाज से याचना करते थे कि हमें कुछ परिवार दे दो और हम उसका भरण पोषण, मान सम्मान और उनकी पूरी जिम्मेवारी हम लेते हैं। कई बार तो हाथी पे लेके जाते थे, घोड़े पे लेके आते थे। यस और नो? ये तरीका था भारत के समाज का, राइट? तो एक भी कला अगर कम होगी तो समाज बनता नहीं है। तो जब वो ऐसा था जिसमें 72 कला को जानने वाले लोग थे, विरादरियों के ऊपर आते हैं, तो एक ही वर्ण के अंदर, अब वर्ण को थोड़ी परिभाषित कर लेते हैं। जो ज्ञान का काम करते हैं उसको हमने ब्राह्मण कहा। पुरोहिती उसका एक पार्ट है, पढ़ना पढ़ाना उसका एक पार्ट है, रिसर्च उसका एक पार्ट है, ज्योतिष उसका एक पार्ट है, तीज त्योहार उसका एक पार्ट है, काल गणना उसका एक पार्ट है, पूजा पाठ एक पार्ट है,
राइट? तो जो ज्ञान का काम करेगा, कानून भी उसका एक पार्ट है, ग्रंथों को अध्ययन करना, उसको संचित करना उसका एक पार्ट है, उसको लिख के अगली पीढ़ी तक पहुंचाना उसका एक पार्ट है। इसलिए ब्राह्मणों में इतनी अलग अलग विविधता पाई जाती है, परंतु मेन कॉमन लिंक क्या है? जो ज्ञान से अपना जीवन यापन और अर्जन करते थे, जो पूरे समाज में ज्ञान को पैदा करने का, ज्ञान को बांटने का, ज्ञान की रक्षा करने का, ज्ञान को सजोने का जो काम करेगा, उसको हमने ब्राह्मण कहा। पर ब्राह्मणों ने के अंदर भी कमीने तो होंगे ही, क्योंकि खेत में अकेली फसल थोड़ा उगती है, खरपतवार भी उगता है। और तो खरपतवार हर जाति में, हर संप्रदाय में उगेंगे, यस और नो? होंगे कि नहीं होंगे? अब वो किसी खरपतवार ने बोल दिया कि उसने क्या किया कि अपने जिम्मेवारी को सेकेंडरी कर दिया, अपने ओहदे को ऊपर कर दिया, तो उसने बोल दिया कि जो ब्रह्म का ज्ञान रखता है वो ब्राह्मण। मैंने तो आज तक नहीं देखा अपने जीवन में एक भी ब्राह्मण होते हुए कि किसी को ब्रह्म का ज्ञान हो। आप में से है कोई ब्राह्मण? आपको है ब्रह्म ज्ञान? अगर है तो दो। हाँ, ज्ञान का काम करते हैं, कोई ना कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, कोई वेदी होता है, कोई द्विवेदी होता है, कोई त्रिवेदी होता है, कोई चतुर्वेदी होता है, कोई ठाटापात होता है, कोई पुजारी होता है, कोई पुरोहित होता है, कुछ ना कुछ करते हैं। यहां तक कि खानसा में भी होते हैं, जैसे हिमाचल में होते हैं, उसको बोटी बोलते हैं, बर्तन भी उनके पास होते हैं। दूसरा, जो रक्षण का काम करे वो क्षत्रिय है। आप में से कितने मराठा हैं? आप वैश्य हो कि क्षत्रिय हो? जो मराठा हैं, अच्छा, पाटिल कितने आप में से? आप क्षत्रिय हो या वैश्य हो? चलिए दोनों में अंतर करता हूं। जो रक्षण का काम करे वो क्षत्रिय, और जो उत्पादन का काम करे वैश्य। और उत्पादन का काम करने वाला, जिसको 72 कलाओं में से कोई भी 1 से 2 कला आती हैं, वो वैश्य। राइट? अगर हम बोलेंगे कि किसान उत्पादक है, तो लोहार क्या है, मोची क्या है, बढ़ई क्या है, प्रजापति क्या है, वो सब वैश्य है। तो 72 चमार भी वैश्य है, क्योंकि उसके बिना उत्पादन संभव नहीं है, वो उत्पादन में योगदान करता है। तो जो जो लोग अपनी कला से, अपने ज्ञान से उत्पादन में सहयोगी होते हैं, वो सारे के सारे वैश्य हैं। जो वस्तु का भी उत्पादन करता है और जीव का भी उत्पादन करता है और अन्न का भी उत्पादन करता है, वो सब के सब क्या है? वैश्य। तो ये जो पाटिल हैं, ये जो पटेल हैं, ये जो जाट हैं, ये जो कुणवी हैं, ये दोनों में मिक्स है। ये क्षत्रिय भी हैं और वैश्य भी हैं, क्योंकि जब युद्ध छिड़ गया तो हमारे राजा तो मात्र 1000-2000 की सेना रखते थे, वो लाखों की सेना तैनात करके लेफ्ट राइट थोड़ा करवाते थे। वो केवल लॉ एंड ऑर्डर चलाने के लिए, जरूरत के लिए 2000 की, मतलब 1-2000 की सेना रखते थे। और जब युद्ध छिड़ता था तो एक बिगुल बजता था, गांव गांव तक मैसेज जाता था, और फटाफट सब लोग अपनी हल छोड़ के तलवार, भाला, घोड़ा उठाते थे और लाम होके चल पड़ते थे। यस और नो? यही नियम था ना? तो हम लोग क्षत्रियों की भूमिका में भी आते थे, परंतु हुआ क्या कि कालांतर में हमने केवल जो राजा वाले लोग हैं उनको ही क्षत्रियों में रख दिया, और जो बाकी लोग क्षत्रियों की भूमिका में आते थे जरूरत पड़ने पर, उनको भुला दिया। ये यहां से जातिवाद शुरू हुआ।
अब मुझे बताइए शूद्र कौन है? एनीवन? जो सेवा करके अपने जीवन का यापन करता है, राइट? सेवा करके वो कोई उत्पादन नहीं करता, वो कोई ज्ञान अर्जन का काम नहीं करता, वो युद्ध लड़ने नहीं जाता, सुरक्षा का काम नहीं करता, परंतु वो सेवा का कार्य करके अपना अर्जन करता है। तो मुझे ये बताइए कि आज आप में से कितने गवर्नमेंट सर्वेंट हैं? आप अपना अर्जन किससे करते हैं? सेवा करके। तो आपको कौन से वर्ण में रखा जाए? मैं भी शूद्र हूं। जो सेवा करके अपने जीवन का यापन करे, वो किस में रखा जाता था? शूद्र में। तो सारे के सारे आज के पढ़े लिखे IAS, IPS, जज, मंत्री, संतरी किस में आएंगे? हेलो, मैं भी शूद्र में आऊंगा। पर मैंने 2007 से अपनी सेवा के लिए कोई भी धन स्वीकार करना बंद कर दिया। इसलिए मैं अपने आप को कह सकता हूं कि मैं ब्राह्मण का काम अब कर रहा हूं, उससे पहले मैं शूद्र का काम करता था। शूद्र इसलिए नहीं कि बुरा है, उसका एक रोल है। तो हम शूद्र का काम कर रहे थे, राइट? और जब मैं कहता हूं कि मैं IAS IPS को बनाने का काम करता रहा, तो मैं किसको पैदा कर रहा था? क्षत्रिय पैदा कर रहा था, शूद्र पैदा कर रहा था। तो प्रधानमंत्री किस में आएगा? महासेवक, प्रधान सेवक, मुख्य सेवक, ये सब शूद्र। मेरी बात समझ में आई? हमको अपनी समाज को फिर से खुल के अर्थ में देखना है या अनर्थ के तरीके से देखना है? जो किताबों में लिख दिया गया है वो क्या किया गया है? अनर्थ। हाँ, उसके हेतु को देखिए। तो हेतु को नहीं समझेंगे तो अर्थ समझ में नहीं आएगा। इसलिए जनता सरकार मोर्चा में असली खेती क्या है, असली राजनीति क्या है, असली पैसा क्या है, असली नीति क्या है, असली राष्ट्र क्या है, असली संस्कृति क्या है, असली पर्यावरण क्या है, असली जल जंगल जमीन और जानवर क्या है, असली कर्तव्य क्या है, उसको फिर से समझने का प्रयास है। और उसको स्थापित करने के का जो आह्वान है वो जनता सरकार मोर्चा है। तो जब ऐसा समाज था जिसकी हम बात कर रहे थे, तो भारत की स्थिति क्या थी? मैंने एक बार आंकड़े निकाले। आज मेरे पास लैपटॉप नहीं है, कल होगा तो मैं कल जरूर बताऊंगा। आज मैं सरसरी तौर पे बता रहा हूं कि दुनिया का इतिहास जब रिकॉर्डेड किया जाता है, भारत का इतिहास तो करोड़ों सालों से रिकॉर्ड किया जा रहा है। घटनाओं के तौर पे हम 2000 साल से हम जीसस क्राइस्ट से AD BC से हम काउंट करना शुरू करते हैं, है ना?